तो स्टार्ट करते हैं AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। ये अगर देखा जाए सबसे छोटा AS है आपका, बहुत बेसिक है और जब भी क्वेश्चन आएंगे इसमें सारे पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं है बट थेरी पोर्शन है। थेरी पोर्शन क्या है मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। और बहुत ईजी है AS है। AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट देता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है वो इसमें बताया होगा, राइट। तो गवर्नमेंट ग्रांट क्यों मिला है, सबसे पहले ये सवाल करना, व्हाई इज द गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव। तो 5 चीजें यहाँ पे, 5 चीजें कौन सी मैं आपको हेडिंग दे देता हूँ। पहले क्यों मिला, एक डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट के लिए, लेट्स से मशीनरी के लिए मिला, इक्विपमेंट के लिए मिला, राइट। अगर ऐसे फिक्स्ड एसेट्स के लिए मिला है तो उसका क्या करना है। सेकंड, नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट मतलब लैंड, अगर मुझे जमीन खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। थर्ड, नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। कभी कभार क्या होता है ना, गवर्नमेंट मुझे हेल्प करती है कोई बैकवर्ड एरिया में आप बिजनेस सेटअप करो सो दैट वो एरिया भी डेवलप हो जाए, तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट मुझे पैसा दे रही है तो क्या करना है। नेक्स्ट, फॉर रेवेन्यू आइटम्स, अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, मिड डे मील प्रोग्राम्स, एम्प्लॉइज़ के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे गवर्नमेंट बोलती है सर हम भी कुछ मदद करना चाहते हैं। तो एक्सपेंस से रिलेटेड अगर कुछ इनकम आता है तो उसका क्या करना है। एंड लास्ट में वो पैसा नहीं देती है, वो मुझे कुछ चीज़ देती है। जैसे उसने बोल दिया भाई तुम हॉस्पिटल बना रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हॉस्पिटल सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करना, ज़मीन हमारी तरफ से। आइडियली उसने क्या किया, उसने सीधा-सीधा एक ज़मीन दे दिया अपने को, या एक उसने रेडीमेड बिल्डिंग दे दिया कि हॉस्पिटल तुम्हारा हो गया है, तुम चलाओ ये, राइट। तो अल्टीमेटली क्या किया उसने, सीधा-सीधा हमको एक एसेट हमारे नाम पे कर दिया। तो उसको वैल्यू कैसे करना है उसमें बात हुई है, राइट। तो गवर्नमेंट ग्रांट टोटल 5 चीज़ों में मिल सकता है। एक डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट, एक नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट, एक प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, चौथा फॉर रेवेन्यू आइटम्स एंड पांचवा इन काइंड, राइट। सबका ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो हम चेक करते हैं। प्रैक्टिकल पोर्शन सिर्फ एक ही है, डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट, बाकी सब थ्योरी पोर्शन है, राइट। तो आइडियली क्या हो रहा है, जब मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट के लिए, कैन आई से ग्रांट मेरे लिए इनकम है। ग्रांट एक्चुअली क्या है, इनकम है। तो अब ये इनकम, अब आइडियली अगर मुझे दे रहा है तो मेरा तो फायदा हुआ ना, फायदा तो फायदा में जाना चाहिए, राइट। तो वो क्या बता रहा है वो, कि ये इनकम को आप एक साथ पीएल में लेके जाओगे या धीरे-धीरे करके लेके जाओगे, वो बात चालू है। जाना पीएल में ही है और पीएल से घूम फिर के पता है कहाँ जाता है वापस? बैलेंस शीट में। मतलब वो रहेगा वहीं पे, तो उसका ट्रीटमेंट करना है कैसे? एक साथ एक ही साल का इनकम मान लेना है, धीरे-धीरे करके मानना है, क्या करना है वो बात चालू है, ठीक है? तो उसने हमको 2 मेथड्स दिए हैं डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए। पहला, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट, मतलब वो क्या बोल रहा है कि जब तुमको गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा, ग्रांट क्यों मिला? डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट के लिए। मान लेते हैं मैंने मशीनरी परचेज़ किया, एक नॉर्मल मशीनरी परचेज़ करने की एंट्री बोलो तो आप बोलोगे सर मशीनरी टू बैंक, मशीन टू बैंक लेट्स से 10 लाख रुपए की, 10 लाख की आपने मशीनरी परचेज़ किया। गवर्नमेंट ने बोला 3 लाख की मदद हम करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है सर, मदद कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पैसा ले लो। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब बात ये चालू है कि ये गवर्नमेंट ग्रांट जो मिल रहा है मुझे, उसका मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट जो मिल रहा है, उसको ट्रीटमेंट कैसे दूँ? तो यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। एक बोलता है रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट, आप क्या करो एसेट के कॉस्ट को ही कम करो। आप ऐसा मानना सर 10 में से 3 तो आ गए ना, तो अल्टीमेटली मेरे जेब से तो 7 ही गया। तो आप क्या करो, एसेट को कम कर दो। 3 से खत्म। तो अब आपका एसेट कितने का हो गया? 7। आप क्या करो 7 लाख पे डेप्रिसिएट करना शुरू करो। ठीक है? आप क्या करो 7 लाख पे डेप्रिसिएट करना शुरू करो। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है पता है क्या? आप है ना इसको पीएल में ट्रांसफर कर रहे हो। कैसे? आपने वैल्यू 10 लाख बताई, राइट? अगर गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलता और मान लेते 5 साल लाइफ है, 5 साल, तो 5 साल का डेप्रिसिएशन कितना होता? 2-2 लाख रुपए। तो 2-2 लाख रुपए आप कहाँ डालते हैं? पीएनएल के डेबिट में। 2-2 लाख रुपए, राइट? लेकिन अब क्योंकि आपने इसको 7 कर दिया, अब डिवाइड बाय 5 ईयर्स करोगे, तो डेप्रिसिएशन कितना जाएगा? 1.4 ही जाएगा। डेप्रिसिएशन खर्चा है ना आपका। पहले आप 2 लाख खर्चा बता रहे थे, अब आप 1.4 बता रहे हो। अल्टीमेटली पीएनएल को 7,500 का बेनिफिट मिला ना, बात यही रहती है। समझ में आ रहा है? तो घूम फिर के गया वो पीएनएल में ही, लेकिन धीरे-धीरे गया। अब एक साथ इनकम नहीं मानो, उसको बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन आपने पीएनएल में चार्ज किया है। क्या ये पॉइंट क्लियर? एक होता है रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट, तो आपने एंट्री क्या करनी चाहिए? जब वो मिलता है आपको, बैंक पैसा आ रहा है और रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट टू एसेट। सीधी बात है, अगर एसेट की वैल्यू प्लस माइनस करोगे, क्या डेप्रिसिएशन भी प्लस माइनस होगा? यस। अब होता ये है कि 2-3 साल मैंने डेप्रिसिएट किया और बाय चांस अगर गवर्नमेंट बोलता है कि बॉस देखो, तुमने है ना शर्तें पूरी नहीं की, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट जब भी मिलेगा कंडीशन के साथ आएगा। अगर तुम्हारी कोई कंडीशन प्रूफ नहीं होती है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि हमारा पैसा वापस दे दो। तो रिवर्सल की एंट्री क्या रहेगी? जो ओरिजिनल एंट्री थी उसको रिवर्स करना। ओरिजिनल एंट्री क्या थी? बैंक टू मशीनरी। रिवर्सल में जब भी रिफंड रहेगा, रिफंड इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एज पर AS5। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सिर्फ थ्योरी में बता देना कि रिफंड जब भी होगा इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एज पर AS5 और इसकी रिवर्सल एंट्री रहेगी। रिवर्सल एंट्री क्या रहेगी? मशीनरी टू बैंक। अब जरूरी नहीं वो पूरा 3 लाख मांगेगा,
वो 2 लाख भी मान सकता है, 1 भी मान सकता है, पूरा 3 भी मान सकता है। अगर उसने सिर्फ बोला रिफंड तो पूरा 3 लाख रिफंड कर देना, राइट? अब जल्दी बताइए, अगर मैं 3 कर दूँ, क्या मशीनरी का कॉस्ट वापस बढ़ गया? क्या डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा? यस। अगर आप डेप्रिसिएशन बदलोगे तो चेंज, अब ऑब्वियसली कॉस्ट में प्लस माइनस करोगे तो डेप्रिसिएशन चेंज होगा, राइट? सेकंड मेथड क्या बोलता है कि इसको डिफर कर दो। डिफर कर दो मतलब क्या? यूज इट इन डीजीजी, यूज इट इन डीजीजी। फॉर एग्जांपल, घूम फिर के मतलब वही हो रहा है। वो बोलता है आपने एक एसेट परचेज किया, एसेट परचेज करने की एंट्री क्या होती है? बैंक, सॉरी, एसेट टू बैंक, ठीक है? एसेट टू बैंक, कितने का परचेज किया? 10। गवर्नमेंट ने बोला सर हम आपको 3 लाख देना चाहते हैं, तो उन्होंने ले लिया 3 लाख रुपए। तो एंट्री किया बैंक इन, अब मैं एसेट को क्रेडिट नहीं करते हुए डीजीजी कर रहा हूँ। व्हाट इज डीजीजी? डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। बेसिकली मैं गवर्नमेंट ग्रांट को डिफर करना चाहता हूँ। इनकम मानूंगा लेकिन 1 साल के पीएल में नहीं मानूंगा, धीरे-धीरे करके मानूंगा। तो मैंने इसको 3 और 3 कर दिया, ठीक है? अब मुझे बताओ इसका डेप्रिसिएशन अगर लाइफ 5 साल है तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? डेप्रिसिएशन टू एसेट 2 लाख, राइट? तो वो ये बोलता है कि ये डीजीजी इनकम है ना आपका, जाना पीएल में ही चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ एसेट, ओवर द पीरियड ऑफ एसेट। एसेट की लाइफ कितनी है? 5 साल, तो ये भी 5 साल में डिवाइड करो। 3 लाख को अगर 5 साल डिवाइड करोगे कितना आएगा? 60,000। तो आपने डीजीजी यहाँ लेना चाहिए। डीजीजी कितना? 60,000। इज द पॉइंट क्लियर? अब मुझे बताओ आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? 2 लाख, और डीजीजी ट्रांसफर कितना किया? 60,000। तो अल्टीमेट नेट इम्पैक्ट कितना आया? 1.4। पहले भी तो वही कर रहे थे आप। तो पहले आप सीधा डेप्रिसिएशन कम चार्ज कर रहे थे, अब वो बोलता है नहीं डेप्रिसिएशन पूरा दिखाओ और डीजीजी थोड़ा दिखाओ। तो ठीक है, हमने वैसे किया। कहने से मतलब तो एक ही हुआ। तो वो क्या बोल रहे हैं? ईदर रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट या फिर उसको डिफर कर दो डीजीजी में, राइट? अब मान लेते हैं 3 लाख रुपए मिला और 2 साल मैंने कंडीशंस पूरी किया। तो मैंने डीजीजी से पीएनएल में ट्रांसफर कितना किया होगा? 60, 60, 120। अब मुझे बताओ डीजीजी में बैलेंस कितना है? 1,80,000, राइट? 1,80,000। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं बस हमको हमारा पैसा वापस चाहिए। तो रिफंड की एंट्री क्या होगी? ओरिजिनल एंट्री जो थी वही रिवर्सल एंट्री। एंट्री क्या रहेगी? डीजीजी टू बैंक, पैसा वापस जा रहा है ना, तो डीजीजी टू बैंक। ये तो 3 लाख ले रहा है लेकिन डीजीजी में बैलेंस है क्या? नहीं। बैलेंस कितना है? 1.8। बाकी का पैसा आपने कहाँ ट्रांसफर किया था? पीएनएल में, तो पीएनएल को डेबिट करो, सिंपल। इज द पॉइंट क्लियर? अब मुझे बताओ इस एंट्री में आपने मशीनरी वर्ड या एसेट वर्ड यूज किया क्या? नहीं। डेप्रिसिएशन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। बात समझ में क्लियर? तो यहाँ पे एकदम इजी वाला पॉइंट हो गया। मतलब अगर डेप्रिसिबल फिक्स्ड एसेट के लिए मिला तो आप क्या करोगे? या तो रेड्यूस फ्रॉम कॉस्ट करो या तो डिफर करो। दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आप कॉस्ट से माइनस करोगे आपका डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा। अगर आप डिफर करोगे तो इसको एसेट को माइनस नहीं करना, मतलब डेप्रिसिएशन भी चेंज नहीं होगा। इज द पॉइंट क्लियर? रिवर्सल की एंट्री जो भी ओरिजिनल एंट्री थी उसको रिवर्स कर देना। लॉजिक क्लियर है? यस। इट इज रिसीव फॉर नॉन डेप्रिसिबल फिक्स्ड एसेट, मतलब अगर जमीन खरीदने के लिए अगर आपको पैसा मिलता है तो अगेन 2 मेथड्स, या तो आप जमीन से माइनस कर दो, कॉस्ट में से माइनस कर दो, या फिर सीधे सीधे कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दो। कैपिटलिज्म में क्यों? व्हाई नॉट पीएनएल? क्योंकि लैंड कभी भी उसका डेप्रिसिएशन तो आने वाला है नहीं, तो पीएनएल में तो जाएगा नहीं। इन शॉर्ट जब पीएनएल में जाएगा नहीं तो पीएनएल में ट्रांसफर करके फायदा नहीं है, तो उसको बैलेंस शीट में रहने दो इन द फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट करता हूँ तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड। मैं जमीन के कॉस्ट को माइनस कर रहा हूँ, लैंड के कॉस्ट को माइनस कर रहा हूँ। लैंड इज एन एसेट, हैज अ डेबिट बैलेंस, कम करने के लिए क्रेडिट, राइट? अगर रिवर्सल रहा तो इसको रिवर्स कर देना, अगर रिफंड रहा तो, राइट? अगर आपको लैंड को कम नहीं करना है तो आप क्या करोगे? कैपिटलिज्म करोगे। मतलब आपके पास 2 एग्जांपल है। क्या करोगे आप सबसे बेस्ट? अगर आपको मान लेते हैं ये बैलेंस शीट है, आपने जमीन परचेज की 50 लाख की, तो आपने लैंड लिख दिया 50 लाख। गवर्नमेंट ने बोला सर हम आपको 10 लाख की मदद करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है भाई 10 लाख मदद कर रहे हो तो यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो मेरा जमीन की वैल्यू कितनी हो गई? 40। इज द पॉइंट क्लियर? एक मेथड ये हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड रेड्यूस फ्रॉम कॉस्ट। दूसरा मेथड क्या होता है कि आप यहाँ मत करो, आप यहाँ पे शो कर दो कैपिटल रिजर्व 10। बात तो एक ही हुई ना? यहाँ से माइनस करो या इधर शो करो, बात एक ही है, राइट? इधर रेड्यूस फ्रॉम कॉस्ट और शो एज कैपिटल रिजर्व। इज द पॉइंट क्लियर? अगर आप कैपिटल रिजर्व में शो करोगे रिवर्सल एंट्री भी कैपिटल रिजर्व के थ्रू रहेगी। इज द पॉइंट क्लियर? तीसरा पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरी पॉइंट में बहुत बार पूछा गया है, नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। एक ही चीज याद रखना, जब भी वर्ड आएगा बैकवर्ड एरिया तो ये नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है। थ्योरी पॉइंट में दो पैराग्राफ लिखना है, मैंने नीचे मेंशन किया है। गवर्नमेंट हेल्प्स टू सेट अप अ बिजनेस इन द बैकवर्ड एरिया। वो जो भी बैकवर्ड एरिया है वहां सेटअप करने के लिए आपको पैसा देती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक एरिया है जो जहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, गवर्नमेंट चाहती है वहाँ इंडस्ट्रीज आए, तो वहां पे सेटअप करने के लिए ना 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। गवर्नमेंट बोलता है कि तुम सेटअप करो, हम है ना यहाँ पे, 6 करोड़ हमसे ले लो। तो कहने से स्टार्टिंग में जो आइडिया दे रहा है यहाँ सेटअप करने का उसको प्रमोटर बोलते हैं। तो 6 करोड़ अगर वो दे रहा है तो हमने एंट्री क्या करनी चाहिए? हमने एंट्री करनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सिंपल, बैंक टू कैपिटल रिजर्व। ये जो पैसा मिला इसको हम बोलते हैं इट इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ना इससे आप डिविडेंड बांट सकते हो, ना अपने प्रीवियस पास्ट लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हो, राइट? ऐसा बहुत बार केस स्टडी आएगा आपको
कि मैनेजमेंट चाहता है कि इससे वो डिविडेंड बांट दे, इससे वो पास्ट लॉसेस सेट ऑफ करे, कर सकता है क्या? नो, नॉट अलाउड। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी दिया, एक ही एंट्री है बैंक टू कैपिटल रिजर्व, और इंपॉर्टेंट नोट क्या दिया, द एंटरप्राइज कैन नॉट यूटिलाइज दिस टू सेट ऑफ पास्ट बिजनेस लॉसेस, नॉर कैन इट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड आउट ऑफ दिस। इन अदर वर्ड्स, दिस कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू P&L। समझ में आ रहा है? जब भी प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का पॉइंट आएगा, मतलब आपने नाम देखा ना बैकवर्ड एरिया, लिख देना उसके ऊपर, इट इज द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन एंड शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, और ये पूरा नोट लिख देना, द एंटरप्राइज कैन नॉट यूटिलाइज दिस फॉर डिविडेंड नॉर इट कैन सेट ऑफ पास्ट लॉसेस, इन शॉर्ट इट कैन नॉट क्रेडिट टू P&L। अगर प्रॉपर सेंटेंस चाहिए तो एक पैराग्राफ मैंने बोला था आपको लास्ट टाइम, रेगुलर लेक्चर में बोला था, तब भी बोला था ये लर्न कर लेना कि गवर्नमेंट ग्रांट का पॉइंट आया तो ये पैराग्राफ एज इट इज लर्न करो। अगर नहीं कर सकते हो तो जितना थोड़ा बहुत याद रहेगा उतना याद करना, ऐसे नहीं बोलूंगा एकदम रट्टा मार के जो पूरा आना, पूरा 100% वर्ड टू वर्ड लिखना, लेकिन जितना तुम इसमें से याद कर पाए उतना, ठीक है। उसके बाद चौथा आइटम फॉर रेवेन्यू आइटम्स। रेवेन्यू आइटम्स का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं मैंने कुछ खर्चा किया, एक्सपेंस किया, जैसे एम्प्लॉइज पे खर्चा कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, या फिर मिड डे मील प्रोग्राम्स, राइट। तो नॉर्मली खर्चा हो रहा है, मान लेते हैं एग्जाम्पल मेरा एक्सपेंस हुआ, मैंने मिड डे मील प्रोग्राम्स चालू किया, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं मैं वहाँ पे बच्चों को खाना प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री में, क्या मेरी तरफ से पैसा का आउटफ्लो हो रहा है, और क्या ये मेरा एक्सपेंस है? यस, एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंस टू बैंक, बराबर, एक्सपेंस टू बैंक। ये एक्सपेंस कहाँ जाएगा? P&L के डेबिट में, बराबर। मेरा खर्चा हो रहा है, लेट्स से मेरा खर्चा हुआ 20 लाख का, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल से बहुत सारे बच्चे थे, सब में खाना खिलाया, 20 लाख का वन टाइम पे खर्चा हो गया, और ऐसे में हर महीने खिलाने वाला हूँ, 20-20 लाख का खर्चा होने वाला है। लेट्स से एक साल का खर्चा 20 लाख ही हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला सर काम तो बढ़िया कर रहे हो आप, हम भी मदद करेंगे, 5 लाख की मदद हमसे ले लो। तो हमने एंट्री क्या करनी चाहिए, पैसा आ रहा है बैंक, फायदा है ना, तो या तो डायरेक्ट P&L लिखो या तो इसको एक्सपेंस कर दो, इन शॉर्ट एक्सपेंस को माइनस कर दो। तो यहाँ से माइनस करो या P&L क्रेडिट लिखो, बात तो एक ही है ना। तो इधर रिड्यूस फ्रॉम एक्सपेंस, या क्रेडिट टू एक्सपेंस या फिर क्रेडिट टू P&L, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही हुआ, राइट। क्या कभी कभार इसको डिफर किया जा सकता है? यस। जैसे गवर्नमेंट ने बोला सर कितना खर्चा किया है, 20 लाख, मैंने कहा सर 20 लाख में हर साल करने वाला हूँ, तो उसने बोला एक काम करो, 15 लाख हमसे ले लो 3 साल के लिए, 5 लाख 5 लाख 5 लाख, क्या हमने एक साल के इनकम में लिखना चाहिए क्या? नहीं, फिर इसको भी हमने क्या करना चाहिए, डिफर करना चाहिए। मतलब आइडियली हम उसको क्रेडिट करते हैं P&L में, या एक्सपेंस से माइनस करते हैं, या फिर कभी कभार डिफर भी किया जा सकता है। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे रेवेन्यू क्या आएगा, रिसीव फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज, एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू एक्सपेंस और P&L। नोट, कैन बी समटाइम्स डिफर्ड ऑल्सो, कभी कभार डिफर भी किया जा सकता है, अगर उसने एडवांस पेमेंट कर दिया होगा मुझे, या फिर मुझे जो भी खर्चा दिया होगा उसने बोला सर तुम 3 साल में करोगे, 3 साल का अभी से एक साथ ले लो, तो मैं खुद ही 3 साल में डिवाइड कर दूंगा उसको, राइट। उसने ऑल दो 15 लाख बोला, ऐसा बोला नहीं कि मैं 3 साल का दे रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं 20-20 लाख 3 साल खर्चा करने वाला हूँ, वो 15 लाख दे रहा है, तो मैंने 15 लाख को अपोर्शन करके 3 साल में डिवाइड करना चाहिए, राइट। अगेन कॉल आपका है, नहीं करना है तो एक साल के इनकम में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एंड इन काइंड का मतलब होता है कि उसने कभी भी आपको पैसा नहीं दिया, उसने बोला ये जमीन हमारी तरफ से, ये बिल्डिंग हमारी तरफ से, राइट, ऐसा दे दिया। तो क्योंकि फ्री में आया, अगर मैं एसेट परचेस करता हूँ तो एंट्री क्या करेंगे, एसेट टू बैंक, राइट। अब क्योंकि फ्री में आया तो आंसर जीरो हो गया, तो मैनेजमेंट बोलता है सर जीरो हो गया तो रिकॉर्ड ही मत करो, सही कहिए, नहीं, एसेट आया ना, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, पैसा गया नहीं, फायदा हो गया, कैपिटल रिजर्व जीरो पे वैल्यू नहीं करेंगे, रिकॉर्ड एट सम नॉमिनल वैल्यू, एंट्री क्या करेंगे, एसेट टू कैपिटल रिजर्व एट सम नॉमिनल वैल्यू। अब नॉमिनल वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगी, जो भी मार्केट में चालू है नॉमिनल लिख दो, वहां पे 100 लिखना है 100 भी लिखो, लेकिन आइडियली कोई भी 100 भी लिखेगा नहीं, अगर मुझे एक 10 करोड़ की जमीन फ्री में आ रही है तो मैं क्या 100 भी लिखूंगा क्या उसको, नहीं, मैं भी 10 करोड़ लिखूंगा, राइट, कि मैं 10 करोड़ का एसेट है, चलो 10 करोड़ नहीं मान लेते हैं, तुम हाइप करके बोल रहे हो 10 करोड़ कि सर मेरे को 10 करोड़ का एसेट मिला, बाजूली जमीन का रेट निकाल लो, बाजूली जमीन का अगर रेट 7 करोड़ है तो 7 करोड़ लिख दो, जो भी नॉमिनल वैल्यू तुमको लग रही है वो लिख दो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको कैसे निकालना नहीं है, वो सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखना है कि मैनेजमेंट इज डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड, तो आप बोलोगे द ट्रीटमेंट इज इनकरेक्ट, द करेक्ट ट्रीटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड एट सम नॉमिनल वैल्यू, बस इतना ही देना है। तो एसेट टू कैपिटल रिजर्व टू बी रिकॉर्डेड एट सम नॉमिनल वैल्यू, इज द पॉइंट क्लियर। एस 12 में टोटल 5 पॉइंट्स हैं, एक बार 5 पॉइंट्स बताएंगे कौन से थे एस 12 में 5 पॉइंट्स। डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट, नेक्स्ट नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट, तीसरा नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, चौथा रेवेन्यू आइटम्स, एंड पांचवा इन काइंड, ठीक है। डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट क्या था, 2 पॉइंट्स, या तो रेड्यूस फ्रॉम कॉस्ट या फिर डिफर इट। अगर रेड्यूस फ्रॉम कॉस्ट करेंगे तो एंट्री क्या रहेगी, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट को कम करो, अगर मैं एसेट की वैल्यू कम कर रहा हूँ तो क्या डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा, यस डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा। रिफंड की एंट्री क्या रहेगी, जो ओरिजिनल एंट्री थी उसको रिवर्स करो, इन शॉर्ट रिफंड मतलब पैसा जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट करो, एसेट को वापस डेबिट कर देना, एसेट को डेबिट हो गया, क्या एसेट का कॉस्ट बढ़ गया, यस, तो डेप्रिसिएशन फिर से बढ़ जाएगा। डिफर करेंगे, डिफर करना मतलब क्या, एंट्री मिल रही है बैंक टू DGG, क्या हर साल उसको P&L में ट्रांसफर करेंगे, यस, ओवर द पीरियड SLM बेसिस पे हम ट्रांसफर करते जाएंगे। अगर रिफंड करने की बारी आई तो एंट्री क्या बन जाएगी,
डीजीजी टू बैंक, लेकिन कुछ अमाउंट तो पीएल में जा चुका है, तो जितना अमाउंट पीएल में जा चुका है वो पीएल से खींच लेना वापस, राइट। रिड्यूस फ्रॉम एसेट, अगर नॉन डेप्रिसिएबल रहता है तो या तो जमीन को कम करो या तो कैपिटल रिजर्व दिखा दो। अगर जमीन को कम करना है तो एंट्री क्या रहेगी, बैंक टू लैंड, ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में तो बैंक टू कैपिटल रिजर्व, रिवर्सल इसकी टोटल रिवर्स एंट्री। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन एक एंटिटी पैसा मिल रहा है, बैंक टू कैपिटल रिजर्व, इट कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू पीएनएल, इट इज द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, बैकवर्ड एरिया में जब भी सेटअप रहेगा। रेवेन्यू आइटम्स, बैंक टू पीएनएल या फिर बैंक टू एक्सपेंस, क्लियर है, क्या कभी कभार डिफर कर सकते हैं, यस। इन काइंड रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, करना है, कौन से वैल्यू पे, एट सम नॉर्मल वैल्यू। रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या रहेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, मतलब यहाँ पे भी एसेट टू कैपिटल रिजर्व, यहाँ पे बैंक टू कैपिटल रिजर्व, यहाँ पर भी बैंक टू कैपिटल रिजर्व। इज द पॉइंट क्लियर, बस हो गया, यस, समझ में आया। एक बात ध्यान में रखना, इन सब के लिए कंडीशंस होना जरूरी है, बिना कंडीशन के वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। इज द पॉइंट क्लियर, एक कंडीशन होना जरूरी है, जब भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी आपको रिफंड कर देना पड़ेगा। अब इसके अंदर आप देखोगे ये चार्ट में, ये चार्ट में मैंने दो पैराग्राफ लिखे हैं, दो पैराग्राफ्स। सबसे पहले, refund of grant is an extraordinary item as per AS5, also depreciation on revised book value should be provided prospectively। AS10 में भी हमने सीखा है कि retrospective कभी नहीं होता है, जब से चेंज होगा उस दिन से चेंज करना। अगर आप एसेट का कॉस्ट बढ़ा रहे हो तो एसेट का कॉस्ट डेप्रिसिएशन भी आज से बढ़ाओ, राइट। उसके बाद मैंने आपको दो पैराग्राफ लर्न करने बोला है, ठीक है। जब भी आप रिफंड दोगे तब ये लिख देना और डीजीजी पे लिखना, और जब भी आप प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन रहेगा ये सेंटेंस लिखना। याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो जो समझ में आ रहा है, जो सेंटेंस मैंने समझाया, जो सेंटेंस में मैं बात करता हूँ यहाँ पे, वही सेंटेंस कॉपी पेस्ट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5 पॉइंट्स हैं, क्या ये ए समझ में आया सबको, कोई क्वेरी नहीं, स्टॉप करता हूं।